नितिन जी, पहले आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश में आबकारी और मद्य निषेध दोनों है। शराब पिलाओ और शराब पिलाने से रोको भी। तो ये अजीब सी उलझन होती होगी आपको कि ये काम पहले करें, ये काम पहले करें, प्रायोरिटी क्या है? ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं उसमें एक्साइज भी है और एक्साइज और लिकर प्रोहिबिशन भी है। बट सी, एक्साइज डिपार्टमेंट कभी प्रमोट नहीं करता है ड्रिंकिंग के लिए। हमारी कोई एड्स नहीं आती हैं कि वी प्रमोट ड्रिंकिंग। इट्स जस्ट अ गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारी डिपार्टमेंट उन पॉलिसीज़ को लेकर आता है। एंड लिकर प्रोहिबिशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी फंडिंग होती है, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग उसको प्रमोट करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम लोग प्रमोट करते हैं कि हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी है। या जिन लोगों को जो एडिक्शन है किसी भी चीज़, किसी भी नशे का, उस एडिक्शन से हमें अपने यूथ को बाहर निकाल के लाना है, तो हम उसके लिए प्रमोशंस करते हैं, हम उसके लिए फिल्म्स चलाते हैं, हमारी और भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। तो हम दोनों कामों को बैलेंस करके काम करते हैं और ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट इसको कर रहे हैं हम लोग। वो एक शेर है ना, मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। आप कहते हैं कि हम नौजवानों को मद्य निषेध के लिए फिल्में दिखाते हैं और आप इस बात पर नाज भी करते हैं कि यूपी के लोग एक ही दिन में 800 करोड़ का शराब पी जाते हैं 31 दिसंबर को। अब ये कोई पहला 31 दिसंबर तो नहीं है। आपने शराब बेचने की मियाद बढ़ा दी, सुबह 10 से 10 की सुबह 10 से 11 कर दो। नहीं, वो केवल देखिए, वो केवल 3 दिन के लिए हुआ था, 24th, 25th और 31st, क्योंकि स्पेशल इवेंट्स हैं जो पूरे देश में प्रोग्राम्स होते हैं, यूपी में भी कई जगह ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। तो केवल 1 घंटे की लिमिट को हमने बढ़ाया था, अदरवाइज पूरे साल जो टाइम लिमिट्स हैं 10 to 10, हम उस टाइम लिमिट्स पे काम करते हैं हम लोग। अभी मेरे मित्र थे तो उन्होंने सुना कि आपसे मुझे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि एक बात पूछिएगा कि योगी जी की सरकार है, योगी आदमी है, लहसुन प्याज से दूर रहते हैं और सरकार एक ही दिन 800 करोड़ शराब से कमा लेती है। नहीं, देखिए, ये ईटिंग हैबिट्स हैं लोगों की। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग को प्रमोट नहीं करता है, ये तो ईटिंग हैबिट्स हैं लोगों की। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। बिहार जैसे एक स्टेट है, हमारा नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे उन्होंने लिकर को बैन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो एक हमारे पास हमारी ये भी प्रायोरिटी है कि जो नॉन क्वालिटी का जो लिकर है वो हमारे स्टेट में नहीं आना चाहिए। अदर स्टेट से जो लिकर कभी कभी अवैध तरीके से प्रदेश में आती है, हमें उसे भी रोकना है कि उसको भी हमें नहीं आना है। तो लोगों की लाइफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसी तरीके से उसको जब हम पॉलिसी बनाते हैं अपनी एक्साइज की, तो हम ये सब चीज़ें उसमें लेकर हम देखते हैं कि हमें लोगों की ज़िंदगियों को भी बचाना है और हमें लिकर को हमें प्रमोट भी नहीं करना है, हम उसको बैलेंस करते हैं अपनी पॉलिसीज़ में। यहाँ मैं आपके साथ हूँ, चूँकि जो नकली शराब है, आपने अपने राज्य में एक पार्टी के विधायक को जेल में डाल दिया नकली शराब को लेके। यूपी में नकली शराब से मौतों की तादाद घटी है, ये अंकुश कैसे लगाया है? देखिए, मैं एक बात के लिए ज़रूर कहूँगा कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का तीसरा वर्ष लगभग समाप्ति की ओर है। मार्च में हम लोग के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा सरकार का। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इस 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पे 24 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, हम सबसे बड़ा राज्य हैं अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें पूरे देश का, इन 3 वर्षों में यूपी में एक भी मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। अगर आप यही कार्यकाल पहले का देखें, जब समाजवादी पार्टी, हम जो विपक्ष की मैं कहूँगा, मैं केवल एक पार्टी पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट पे जाना चाहता हूँ। जब हमारे ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 और 2007 से 2012, इन 10 वर्षों में अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे जहरीली शराब पीने से यूपी के बहुत लोगों की डेथ हुई, उनकी जानें गईं। लेकिन इस कार्यकाल में, इस 3 वर्षों के कार्यकाल में हमने इसे रोका है।
हमने पहली बात तो हमने अपने डिपार्टमेंट को डिजिटाइज्ड किया है, कई मानकों में हमने उनको हमने टेक्नोलॉजी के संग जोड़ने का काम किया है। तो अगर हमारे फैक्ट्री से कोई अल्कोहल निकलती है, कहीं पे जाती है, तो हमें पता होता है कि इस फैक्ट्री से निकला है और ये यहाँ पे गया है। हमने हर चीज़ को हमने डिजिटाइज कर दिया है, क्योंकि जब और छोटे छोटे जो प्लग्स हम लोग ने जो लीकेजेस थी उसको प्लग किया हमने। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हम इन डेथ जो होती थी उत्तर प्रदेश में उसको हम रोक पाए हैं। अभी आपने पिछली सरकार का जिक्र किया जो अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव आज की तारीख में बहुत सक्रिय हैं और करें कि 2027 की तैयारी करो, बूथ बूथ तक के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। कहते हैं कि पीडीए को मजबूत करो, पीडीए के ज़रिए फिर से समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। आपके सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हैं, तो अखिलेश यादव का पीडीए और आपके योगी जी का सनातन, ये दोनों मुकाबले में हैं। अखिलेश यादव की मुस्तैदी और उनकी सक्रियता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2014 जब उनकी सरकार थी, 2017 में जब यूपी में इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, 2005 साल का कार्यकाल समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरा किया था। उसके बाद 2019 जब फिर से लोकसभा का इलेक्शन हुआ और 2022 जब विधानसभा का फिर से इलेक्शन हुआ, ये 4 इलेक्शंस को अगर आप देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, उनकी गवर्नमेंट रहते हुए 2014 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 5 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। 80 में 5, 75 सीट हारे थे वो। 2017 का जब इलेक्शन हुआ, यूपी में जनरल इलेक्शन हुआ, तब समाजवादी पार्टी केवल 47, 402 में 403 में केवल 47 एमएलएज समाजवादी पार्टी के आए थे। 47-50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे वो। उसके बाद 2019 का जब इलेक्शन हुआ, उनके गठबंधन हुआ था, बस बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ, और उसके बाद भी हम 67 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी उस गठबंधन के बाद भी। और 22 में आपने देख लिया कि क्या परिणाम आए हैं, और 24 का भी लोकसभा चुनाव का आपने परिणाम देखा है। मैं मानता हूं कि उनकी सरकारें जब रही हैं प्रदेश में, उस वक्त उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल था, उस वक्त उत्तर प्रदेश में जो कास्टिज्म फैक्टर, जितनी तेज़ी से उस कास्टिज्म फैक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई थी, और उस वक्त जिस तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी ने, एक तरीके से मैं कहूँ कि अगर हम नौकरी देने की बात करते थे, रोज़गार देने की बात करते थे, तो केवल कुछ फैक्टर्स को देखकर, कुछ लोगों को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को देखकर, कुछ जनपदों को चूज़ कर लिया जाता था और उन जनपदों के लोगों को ही नौकरी दे दी जाती थी, बाकी प्रदेश को छोड़ दिया जाता था। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। जिस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, जहाँ पे लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में, दिल में ये बात हो कि हम सुरक्षित नहीं हैं प्रदेश में, ये सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती है, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई और नहीं हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम 22 में फिर से हैं, और हम लगातार 14 से लेकर और 24 तक हम चुनाव जीत रहे हैं। ये जनता का विश्वास है कि जब तक योगी जी और मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व है, हम सुरक्षित रहेंगे। और मैं मानता हूं कि आज यूपी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, आज हमारी जीडीपी में जो ग्रोथ हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर। आज प्रदेश में जो कानून का राज बना है, आज लोगों को लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, और आज जिस तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है प्रदेश में, ये केवल और केवल मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इसमें मैं मानूंगा कि उसका रोल है। और यही कारण है कि लोगों का विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में है। एक बड़ा तबका है जो आपकी बात से बहुत हद तक सहमत दिखता है कि सुशासन और विकास, इन दोनों पहियों पर उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने, या पहिए के डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है। लेकिन बहुत हलकों में ये सवाल रहा कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 37 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आई। कारण क्या रहे? देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक नैरेटिव बनाया गया पूरे देश में। आपने भी, तो आप पत्रकारिता में हैं, आपने भी उसको बड़ा बारीकी से देखा होगा, समझा होगा।
उन्होंने एक नैरेटिव, ऑपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऑपोजिशन ने एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा 400 पार, क्योंकि हमने एक नारा दिया था चुनाव से पहले, हम इस बार 400 पार 400 सीट्स हम जीतेंगे। उन्होंने एक नैरेटिव बनाया देश में कि अगर हम 400 सीटें जीत कर आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। दूसरा एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के खास तौर से बनाया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम हर महिला के खाते में 8,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक दो नैरेटिव ऑपोजिशन ने पूरे देश में बनाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस नैरेटिव पे काम किया और लोगों के बीच में उसको जिस तरीके से फैलाने का काम किया, उसमें निश्चित तौर पे उनको उसमें सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में भी मिली और अन्य राज्यों में भी मिली होगी। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि इस लोकसभा चुनाव में यूपी से ऑपोजिशन बहुत सारी सीटें जीत के गया। लेकिन उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, आपने देखे होंगे भी 9 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए, 10 पे होने थे, एक नहीं हो पाया, माननीय न्यायालय में उसका प्रकरण था। 9 सीटों में हम 7 सीटें जीत कर आए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जो नैरेटिव बनाया था उसमें लोगों ने विश्वास किया और ये एक बड़ा कारण था कि ऑपोजिशन को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सरकार, जब हमारी तीसरी बार सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में और सरकार हम चला रहे हैं, लोगों को समझ में आया कि ये एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया था केवल चुनाव जीतने के लिए ऑपोजिशन ने। लोगों को समझ में आया और उसका रिएक्शन आया जब हम यूपी में, जब हम बाई इलेक्शन में गए तो लोगों का अपार समर्थन हम लोगों को मिला और हम समाजवादी पार्टी की वो सीटें भी जीत कर आए जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कुंदरकी जैसी सीट जहां पे लोग कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है कि वहां पे एक वर्ग का जो पॉपुलेशन है उस विधानसभा में करीब 70% है, उस सीट को हम 1.5 लाख वोटों से जीत के आए। एक इतिहास है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि इतनी बड़ी जीत शायद ही किसी विधानसभा में मिली हो जितनी कुंदनकी में हम जीत के आए थे। तो लोगों का विश्वास फिर से बना और इनका जो झूठा एक गलत नैरेटिव था, लोगों ने उसे खारिज किया। संविधान बदलने, लोगों के बीच में डर पैदा करके वोट अपने हक में करने, सीटें जीतने की आपकी बात आधी सही तो हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। एनीवेज, अब मैं आता हूँ आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में। अभी एक ताज़ा खबर ये है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस फिर से कमान देने की तैयारी में है, उनको कमान मिल सकती है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने रायबरेली अमेठी के बीच में अपने आप को महदूद कर लिया था। तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई परिवर्तन दिख रहे हैं आप? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता हूँ, मैं कभी कमेंट व्यक्तिगत तौर पे नहीं करता हूँ। हम पार्टी लाइंस पे काम करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी दूसरी है, उनकी आइडियोलॉजी दूसरी है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा डूबता हुआ जहाज बन चुका है जो जिनके नेतृत्व में वो जहाज चल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, ये सिल्वर लाइनिंग है कि उनके नेतृत्व में ही वो जहाज चलता रहे, हमें सरकार में आने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जहाँ बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, मैं समझता हूँ, क्योंकि 89 से वो ऑपोजिशन में है, 40 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल हो गया है। किसी भी पार्टी की मजबूती अगर कोई होती है, उसका संगठन होता है, संगठनात्मक ढांचा होता है। हम अलग अलग नैरेटिव्स बना के चुनाव जरूर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं है, हमारा संगठन ग्राउंड पे काम नहीं कर पा रहा है, तो हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का हाल ये उत्तर प्रदेश में हो गया है कि उनका कोई संगठन नहीं है प्रदेश में, ना उनके लोग हैं, संगठन के लोग हैं जो काम करते हैं, उनका पूरी तरीके से संगठन धराशायी हो गया है। और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी आए, चाहे आज प्रियंका जी की आपने बात करी, वो निश्चित आएंगी, उनका स्वागत है, उत्तर प्रदेश की धरती पे आएँ, ज़रा जाने कि गांव क्या होता है, ज़रा गांव को भी देखें, क्योंकि शायद उन लोगों ने गांव देखा नहीं होगा। यूपी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, बड़ा स्टेट है, उनको आगे समझ में आएगा। लेकिन कोई भी आए प्रदेश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई फ्यूचर नहीं है। नितिन जी, आप हमारे शौर्य सम्मान के मंच पर आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नितिन अग्रवाल जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की। आज आप आए हमारे इस खास मंच में, शौर्य सम्मान समारोह में, इस खास आखिरी सेशन के लिए। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स और एक खास क्लोजिंग एड्रेस के लिए बुलाना चाहूँगा मंच पे चेयरपर्सन
संडे गार्डियन फाउंडेशन ऐश्वर्या पंडित शर्मा। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए और जो हमारे इस देश के जवान हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका सम्मान किया। ITV नेटवर्क इस मुहिम शौर्य सम्मान को पिछले 10 साल से चला रहा है और आगे भी चलाता रहेगा। इस मुहिम को हम हर प्रदेश में ले जाएंगे और देश भर में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो वीर हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हैं और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, जो दिन प्रतिदिन जो सारा योगदान देते हैं हमें सुरक्षित महसूस करने के लिए, उन सब की को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनको भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क की टीम, इंडिया न्यूज़ यूपी UK की टीम और हमारे सारे नेटवर्क को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें हमने अलग अलग फील्ड से लोगों को एकत्रित किया। उत्तर प्रदेश शासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारी ऐसी मुहिम है, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे शौर्य सम्मान हो, चाहे हमारा कोई भी ऐसी मुहिम हो, हमारे पूरा सहयोग देते हैं, हमें इनकरेजमेंट देते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासनकाल रहा है 2017 से, उसमें क्राइम फ्री, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की सरकार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित शर्मा आपका ये क्लोजिंग एड्रेस के लिए। और इसी के संग दोस्तों हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज का ये जो शौर्य सम्मान 2025 लखनऊ में आयोजित हुआ है, 1 दशक पूरे हो चुके हैं शौर्य सम्मान के। अभिषेक, बिल्कुल, शौर्य सम्मान के 1 दशक पूरे हो चुके हैं, 11वां संस्करण है शौर्य सम्मान का। और शहीदों को नमन करने का ये दिन था। शहीदों को ITV नेटवर्क के द्वारा नमन किया गया, उन्हें याद किया गया, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। और जिस तरीके से ITV नेटवर्क के फाउंडर सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने भी जिक्र किया और ऐश्वर्या मैम ने भी जिक्र किया कि निरंतर ये कार्य जो है, ये नोटेबल कार्य जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, आप भी जुड़िए इस मुहिम के संग और ट्वीट करें और पोस्ट करें हमारे हैशटैग के संग इंडिया न्यूज़ शौर्य सम्मान। इसी के संग हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।